What matters the most? भारत मैटर्स। जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम है आदर्श गुप्ता और स्वागत है आपका भारत मैटर्स में। दोस्तों, हाल ही में यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री ने ट्विटर पर हिंदू गॉडेस मां काली की एक बेहद आपत्तिजनक फोटो को शेयर किया। यूक्रेनी गवर्नमेंट की ओर से आई ये पोस्ट जितनी अननेसेसरी थी उतनी ही ज्यादा ऑफेंसिव और इनसेंसिबल भी। और जाहिर है कि इसके बाद इंडिया में पोस्ट को जमकर क्रिटिसाइज किया गया। इंडियन न्यूज आउटलेट्स ने इस पोस्ट को वेस्टर्न हेट स्पीच और हिंदूफोबिया का एक शर्मनाक उदाहरण कहकर क्रिटिसाइज किया। कई स्कॉलर्स का कहना है कि रशिया यूक्रेन वॉर में यूक्रेन की साइड ना लेने के कारण यूक्रेन ने इंडिया के अगेंस्ट ये चीप टैक्टिक प्ले की है और ये दुनिया भर के हिंदूज के सेंटिमेंट को हर्ट करता है। जाहिर है कि इंडिया दुनिया का एकमात्र देश है जहां की मेजॉरिटी पॉपुलेशन हिंदुइज्म को फॉलो करती है। ऐसे में यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री द्वारा एक हिंदू गॉडेस को मॉक करना सीधे तौर पर इंडिया की मेजॉरिटी पॉपुलेशन के अगेंस्ट एक टारगेट था। इंडिया के साथ साथ यूक्रेन के इस पोस्ट को रशिया ने भी स्ट्रांगली क्रिटिसाइज किया। जब ये मुद्दा इतना बड़ा हो गया तो यूक्रेन की एक मिनिस्टर ने हाल ही में इस पर अपना रिग्रेट जाहिर किया। उन्होंने एक तरह से इंडिया से इसकी माफी मांगते हुए कहा कि यूक्रेनियंस इंडियन कल्चर को बेहद रिस्पेक्ट करते हैं। पहले इंपीरियलिज्म की चादर ओढ़कर हुआ करता था तो आज मॉडर्निटी का हवाला देकर। लेकिन ग्लोबल ऑर्डर में ये हायरार्की या ऊंच नीच का सिलसिला कभी पूरी तरह खत्म नहीं हो पाया। और ये तो केवल एक किस्सा है, ऐसे न जाने कितने किस्से हमें हर दिन देखने और सुनने को मिलते हैं। और केवल जर्मनी ही नहीं बल्कि वेस्ट का हर दूसरा देश इसी मेंटालिटी से पीड़ित है। और यही कारण है कि इंडियंस के मन में हमें ऐसे देशों के प्रति कड़वाहट देखने को मिलती है। हालांकि वेस्ट ने मॉडर्निटी के तले अपने नियो कॉलोनियल रूल का जाल कुछ इस तरह से बिछाया है कि हम ना चाहते हुए भी हर समय उससे घिरे रहते हैं या हर वक्त उसको रेप्लिकेट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन पिछले कुछ दशकों में हमारे एकेडमिक सर्कल्स में इसका रिकॉग्निशन और क्रिटिसिज्म पहले से कई गुना बेहतर हुआ है। खासतौर पर जब से रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुआ तब से ये सेंटिमेंट आम लोगों के बीच भी वाइड स्प्रेड होते नजर आए हैं और ये इंडियन फॉरेन पॉलिसी के फियर स्टैंड में हमें साफ दिखाई पड़ता है। तो यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर इसका क्या कारण है। आखिर इंडियन पब्लिक वेस्टर्न कंट्रीज के खिलाफ नेगेटिव सेंटिमेंट क्यों रखती है। आखिर वेस्ट इतने सालों बाद भी इंडियंस के मन में अपनी इमेज बेहतर क्यों नहीं कर पाया। वैसे कौन से मैकेनिज्म्स हैं जिनके थ्रू वेस्टर्न वर्ल्ड आज भी इंडिया को शर्मिंदा करता रहता है और अब लोग उसको रिकॉग्नाइज भी करते हैं। आज के इस वीडियो में हम इन सभी पर्सपेक्टिव्स को जानेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के जीएस पेपर 2 के आईआर सेक्शन के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में हम वीडियो के अंत में और भी बात करेंगे, पर फिलहाल के लिए अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, दुनिया में ईस्ट और वेस्ट का डिफरेंस कोई नई कहानी नहीं है। ये कई सदियों से चलता आ रहा है और आज ये इतना नॉर्मलाइज हो चुका है कि हमें यही नॉर्मल लगता है। जब से कुछ यूरोपियन पावर्स ने न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की खोज की और उनको अपनी कॉलोनीज बनाना शुरू किया, तभी से ग्लोबल ऑर्डर एक हायरार्की में बढ़ गया। कॉलोनियल पावर्स ने अपने इंपीरियलिज्म के चलते सो कॉल्ड न्यू वर्ल्ड पर दशकों तक राज किया और इन कॉलोनीज को एक्सप्लॉइट किया। ऐसी ही कॉलोनीज की लिस्ट में हमारा प्यारा भारत भी एक देश हुआ करता था। कॉलोनाइजेशन के उस दौर में इन कॉलोनीज का जिस तरह शोषण किया गया वो इनके तो क्या पूरी दुनिया के लिए भी भूलने योग्य नहीं है। कई कॉलोनीज तो उस दौर के गहरे प्रभाव से आज तक भी नहीं उबर पाई। 1880 से 1920 के बीच इंडिया में ब्रिटिश कॉलोनियल पॉलिसीज ने जितने लाइव्स क्लेम किए हैं वो सोवियत यूनियन, माओइस्ट चाइना और नॉर्थ कोरिया में फेमिन से मारे गए लोगों की कंबाइंड संख्या के बराबर है। इकोनॉमिक हिस्टोरियन रॉबर्ट सी एलन के मुताबिक 1810 में इंडिया में जो पॉवर्टी रेट कुल 23% हुआ करता था वो ब्रिटिश रूल के अंडर मिड 20th सेंचुरी तक आते आते 50% तक पहुंच गया। प्रॉस्पेरिटी तो बहुत दूर की बात है, बल्कि एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इंडियंस के लिए उनके इतिहास में कॉलोनियलिज्म जैसी कोई दूसरी ट्रेजेडी आज तक नहीं हुई। यही कारण है कि इन कॉलोनीज में आज भी अपने फॉर्मर सो कॉल्ड रूलर्स के प्रति नफरत और घृणा देखने को मिलती है। यदि इंडियन का केस देखें तो आज इंडिया और ब्रिटेन के रिलेशंस वक्त रहते काफी इंप्रूव हो चुके हैं, लेकिन फॉर्मर कॉलोनाइजर के लिए इंडियन पब्लिक के सेंटिमेंट आज भी बेहद वेलकमिंग नहीं दिखाई पड़ते। और इसके प्रमाण के लिए हमें बहुत ज्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं है। तो देखिए, एक दौर था जब विंस्टन चर्चिल ने कहा था, पावर विल गो टू द हैंड्स ऑफ रास्कल्स, रोग्स, फ्रीबूटर्स, ऑल इंडियन लीडर्स विल बी ऑफ लो कैलिबर एंड men of straw. They will fight among themselves for power and India will be lost in political squabbles. A day would come when even air and water would be taxed in India. ऐसे ही विचार ब्रिटिश स्कॉलर जेएस मिल के भी थे। यूं तो वो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी और लिबरल वैल्यूज के बहुत बड़े चैंपियन थे, लेकिन जब इन वैल्यूज को इंडिया पर अप्लाई करने की बात आई तो वो कहते थे कि इंडिया अभी इसके लिए तैयार नहीं है।
इंडिया को इन वैल्यूज को एक्सेप्ट करने के लिए वेटिंग रूम में लंबा इंतजार करना होगा। किंतु वक्त का पहिया कुछ ऐसे घूमा कि आज ऐसी ही हालत में हमें इंग्लैंड दिखाई पड़ता है। और तो और जिन इंडियंस को विंस्टन चर्चिल ने लो कैलिबर का कहा था, आज उन्हीं इंडियंस में से एक ब्रिटिश सरकार की गद्दी पर विराजमान है। इतना ही नहीं, हाल ही में इंडिया की इकोनॉमी यूके को ओवरटेक करते हुए थर्ड पोजीशन पर आ गई। जिस इंडिया को उन्होंने एक ऐसा देश बोला था जहां हवा और पानी पर भी टैक्स लगेगा, वही इकोनॉमी आज यूके की इकोनॉमी को उसकी लॉन्ग हेल्ड पोजीशन से हटा चुकी है। दोस्तों, ये सब तो हाल ही के कुछ लैंडमार्क इवेंट्स की बात हुई, किंतु जब ये असल में हो रहा था उस समय ट्विटर और बाकी सोशल मीडिया हैंडल्स पर एक अलग वर्ल्ड वॉर चालू हो गया। कहीं कुछ इंडियंस अपने इन रिवॉल्यूशनरी इवेंट्स को फ्लॉन्ट कर रहे थे, तो कहीं वेस्ट की इस हिपोक्रेसी को एक्सपोज कर रहे थे। इन सभी एंगेजमेंट्स के दौरान ये साफ देखा जा सकता है कि कॉलोनियलिज्म का हिस्टोरिकल बैगेज यूके को लेकर इंडियंस के सेंटिमेंट को आज तक हॉन्ट करता है। इसके अलावा इसमें पूरा दोष केवल इतिहास का ही नहीं है। इस हेट्रेड या नाराजगी को जिंदा रखने में यूके की कंटेम्प्रेरी गवर्नमेंट ने भी अहम भूमिका निभाई है। उदाहरण के तौर में हाल ही में जलियांवाला बाग मैसेकर के 100 साल पूरे हुए, किंतु आज तक यूके की किसी भी कंटेम्प्रेरी गवर्नमेंट ने इस पर कोई माफी नहीं मांगी है। ऐसा ही कुछ हाल रेपेरेशंस का भी है, किंतु ब्रिटेन ने इस बात से हमेशा पूरी तरह इनकार किया है। इतना ही काफी नहीं था कि आज कुछ हाई प्रोफाइल बुक्स जैसे कि नियाल फर्ग्यूसन की एम्पायर, हाउ ब्रिटेन मेड द मॉडर्न वर्ल्ड एंड ब्रूस गिली की द लास्ट इंपीरियलिस्ट ये क्लेम करती है कि ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म इंडिया और बाकी कॉलोनीज में प्रॉस्पेरिटी की बाहर लाया था। लगभग 2 साल पहले यूजीओवी पोल में यह सामने आया था कि ब्रिटेन के 32% लोग अपने देश की कॉलोनियल हिस्ट्री पर बहुत गर्व महसूस करते हैं। और दोस्तों, कॉलोनियलिज्म की ये रोजी पिक्चर हिस्टोरिकल रिकॉर्ड से दूर दूर तक मेल नहीं खाती, और इस एक्सप्लॉइटेटिव हिस्ट्री को व्हाइट वॉश करने के ये अटेम्प्ट्स इंडियन सेंटिमेंट को और भी ज्यादा एंटी वेस्ट बना देते हैं। दोस्तों, कॉलोनियल बैगेज तो इस कहानी का एक पहलू है, और ये हमें इंडिया और यूके के रिलेशंस में साफ साफ दिखाई पड़ता है। लेकिन अगर अब यूएस की बात करें तो यूं तो इसने इंडिया को कभी फॉर्मली कॉलोनाइज नहीं किया, लेकिन आज हम अपने पहनावे से लेकर अपने खाने पीने या रहन सहन के तरीकों में यूएस लेड मॉडर्न कल्चर के ही गुलाम हैं। यूएसए ने एक ऐसा एम्पायर खड़ा किया है जिसको किसी सोसाइटी में फॉर्मल इन्विटेशन की जरूरत नहीं पड़ती। इसको दूसरे शब्दों में यूएस की एक्सेसिवली डोमिनेंट सॉफ्ट पावर कहा जाता है। ये खुद ब खुद हमारी प्रोफेशनल से लेकर आम जिंदगी में पेनिट्रेट होता गया। इसी को एक तरह से नियो कॉलोनियलिज्म का दर्जा दिया गया। आज जैसे जैसे हमारी सोसाइटीज का एक बड़ा तबका इन चीजों से अवेयर हो रहा है, वैसे वैसे वो इन ट्रेंड्स को रिजेक्ट कर रहा है। यही कारण है कि आज हमारी सोसाइटीज में वेस्टर्न लाइफस्टाइल और वेस्टर्न वे ऑफ थिंकिंग के अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिखाई देता है। इसके अलावा इंडिया में एंटी यूएस सेंटिमेंट्स को अंजाम देने में इंडिया और यूएस की हिस्टोरिक रिलेशनशिप ने भी एक अहम भूमिका निभाई है। दोस्तों, पोस्ट इंडिपेंडेंस फेज में इंडिया और यूएस की रिलेशनशिप रोलर कोस्टर राइड के समान रही है। ये तो आप जानते ही होंगे कि इंडिया ने कोल्ड वॉर एरा की शुरुआत से ही अपने लिए नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी को चुना, यानी कि उसने कोल्ड वॉर एरा के दोनों गुटों में से किसी एक को चुनने से इनकार कर दिया। जहां एक तरफ यूएसएसआर ने इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखा, वहीं दूसरी तरफ यूएस ने इसको अनफ्रेंडलीनेस का साइन बताते हुए क्रिटिसाइज किया। शुरुआत में चीजें थोड़ी ठीक रहीं, लेकिन ये रिलेशंस एक बुरे फेज में तब पहुंचे जब यूएसए इस कोल्ड वॉर को इंडिया के डोर स्टेप्स पर ले पहुंचा। हम बात कर रहे हैं यूएस के द्वारा बनाई गई 2 मिलिट्री अलायंसेस, सीटो यानी कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन और सेंटो सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की। इन 2 मिलिट्री अलायंसेस में पाकिस्तान मुख्य रूप से शामिल था, जिसकी वजह से इंडिया के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को खतरा बना रहता था। 1962 में हुए इंडो चाइना वॉर ने इंडिया और यूएस के रिलेशनशिप को एक नया डायमेंशन प्रोवाइड किया। इस पॉइंट पर पहली बार इंडियन पब्लिक ने चाइना को काउंटर करने के लिए इंडिया और यूएस के अलायंस की बात की। इसी के साथ उन्होंने इंडिया की नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी को रद्द करने की मांग की। पब्लिक में प्रो यूएस पब्लिक ओपिनियन को देखते हुए यूएस को लगा कि शायद इंडिया अब एक एंटी कम्युनिस्ट अलायंस बनाने के लिए तैयार हो जाएगा। देखते ही देखते जब चाइनीज इन्वेजन बहुत ज्यादा बढ़ गया, तब इंडियन गवर्नमेंट ने वॉशिंगटन से अर्जेंट मिलिट्री सप्लाईज की मांग की। तब यूएस ने इंडिया की मदद तो की, लेकिन बेहद रेस्ट्रिक्टेड वे में। जी हाँ, उन्होंने इंडिया को केवल कम्युनिकेशन सिस्टम्स और कुछ स्मॉल आर्मामेंट्स ही प्रोवाइड किए, और उन्होंने ऐसा अपने अलाई पाकिस्तान के कहने पर किया। पाकिस्तान ने यूएस से ये पहले ही कह दिया था कि अगर इंडिया को ज्यादा वेपन्स दिए गए तो वो कल को पाकिस्तान के खिलाफ भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। यूएस के इस लिमिटेड रिस्पॉन्स को देखते हुए इंडिया में
प्रो यूएस पब्लिक ओपिनियन ड्रास्टिकली डिक्रीज होने लगा। इतना ही काफी नहीं था कि 1965 में पाकिस्तान और इंडिया के बीच एक जंग छिड़ गई। हिस्टोरियंस बताते हैं कि ना सिर्फ इस वॉर में यूएस ने पाकिस्तान की निंदा करने से मना कर दिया, बल्कि यूएसए ने उसको चोरी छिपे वेपन्स भी प्रोवाइड किए। इसके अलावा 1960s में वियतनाम वॉर के दौरान यूएस द्वारा की गई क्रुएलिटीज ने इंडियन पब्लिक के क्यू ओपिनियन को उसके अगेंस्ट कर दिया। 1970s का डिकेड इंडिया और यूएस की रिलेशनशिप का सबसे बुरा फेज था। इस दौरान यूएस प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन और इंडियन पीएम इंदिरा गांधी के बीच बहुत मतभेद हुए, क्योंकि 1971 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक और युद्ध छिड़ गया। अमेरिकन नेवी की 7th फ्लीट बे ऑफ बंगाल में तैनात कर दी गई और ब्रिटिश शिप्स इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट पर अटैक करने के लिए खड़ी थी। इंडिया को हर तरफ से घेर लिया गया। ऐसे में अगर कोई देश इंडिया के साथ खड़ा था तो वो था सोवियत रशिया। इंदिरा गांधी और निकिता क्रुश्चेव ने 8 अगस्त 1971 को इंडिया सोवियत ट्रीटी ऑफ पीस, फ्रेंड एंड कोऑपरेशन साइन की थी। इसके तहत दोनों देशों के बीच ये समझौता हुआ था कि अगर इंडिया पर कोई अटैक हुआ तो वो रशिया के ऊपर भी एक अटैक माना जाएगा। इसी के चलते रशिया ने व्लादिवोस्टोक से अपने नेवल वेसल्स फ्लीट डिस्पैच की, जिन्होंने अमेरिकन शिप्स को इनसर्कल किया और इंडिया के टेरिटोरियल वाटर्स में जाने से रोक दिया। इसी के चलते न सिर्फ इंडिया और अमेरिका के बीच का डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन रोका गया, बल्कि बांग्लादेश को भी पाकिस्तान से आज़ादी मिल गई। ये विक्ट्री भारत के इतिहास की वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट विक्ट्रीज में से एक थी। पाकिस्तान को सपोर्ट करने के साथ साथ किसिंगर जैसे कई पॉलिसी मेकर्स इस दौरान चाइना को इंडिया पर अटैक करने के लिए भी इनकरेज कर रहे थे। और तो और इस वॉर के थ्रू यूएस ने जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जनरेट की, उसमें न जाने कितने हजारों लोगों की जान गई और लगभग 1 करोड़ लोगों को इंडिया में शरण लेनी पड़ी। आपको बता दें कि ये नंबर यूक्रेनियन रेफ्यूजी से 3 गुना ज्यादा है। हालांकि ये कंपैरिजन जस्टिफाइड नहीं है, लेकिन यहाँ यूएस अगर अपने हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स में जाकर देखे तो हमें पता चलता है कि उसका एक मोरल क्राउन पहनकर इंडिया को मोरल लेक्चर्स देना भी जस्टिफाइड नहीं है। खैर इतना ही काफी नहीं था कि 1972 में यूएसए ने पाकिस्तान की मदद से चाइना के साथ फॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशंस स्टैब्लिश किए। देखा जाए तो यहाँ यूएस इंडिया को कॉर्नर करने की कोशिश कर रहा था, यानी अब इंडिया के दोनों सबसे बड़े राइवल्स को यूएस सपोर्ट हासिल था। 1979 में जब यूएसएसआर ने अफगानिस्तान को इन्वेड किया, तब पाकिस्तान की मदद से ही यूएस ने अफगानिस्तान में मुजाहिदीन का सपोर्ट किया। यानी इस दौरान यूएस और पाकिस्तान पहले से और भी ज्यादा क्लोज हो गए और इंडिया के ऊपर टेररिज्म का खतरा बढ़ने लगा। इस दौरान चाइना और यूएसएसआर के रिलेशंस भी बहुत तनाव में थे, जिसकी वजह से इंडिया और यूएसएसआर चाइना को कंटेन करने के लिए एकजुट हो गए। यहाँ पर यूएस ने यूएसएसआर को एक खुली चेतावनी दी कि अगर इंडिया और चाइना के बीच कोई वॉर होता है तो यूएसएसआर इंडिया की मदद के लिए आगे नहीं आएगा। 1999 में जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच कारगिल वॉर हुआ, तब एक बार फिर यूएस ने इंडिया को पीठ पीछे वॉर किया। इस दौरान यूएस ने इंडिया को अपना जीपीएस सैटेलाइट सिस्टम देने से मना कर दिया। हालांकि इंडिया कारगिल वॉर तब भी जीत गया, लेकिन यूएस अगर वो सैटेलाइट सिस्टम इंडिया को प्रोवाइड कर देता तो इंडिया के लिए ये और भी आसान हो सकता था। इसके अलावा 1974 और 1998 में जब इंडिया ने अपने न्यूक्लियर वेपन्स टेस्ट किए, तब यूएस ने इंडिया पर बेहद स्ट्रिक्ट सैंक्शंस की बौछार की। इसके अलावा अगर प्रेजेंट टाइम्स में फास्ट फॉरवर्ड करें तो यूएस आज भी अपने उसी डोमिनेंट हेजेमोनिक माइंडसेट से आगे नहीं बढ़ा है। रशिया यूक्रेन वॉर ने तो खास तौर पर यूएस की इस हिपोक्रेसी को खुलकर एक्सपोज किया है। इसके अलावा आज भी यूएस कांग्रेस के सेनेटर्स आए दिन इंडिया को रिलीजियस फ्रीडम या सिटीजनशिप लॉस पर अपनी राय मशवरा देते रहते हैं। वो इंडिया के इंटरनल अफेयर्स में खुद को इन्वॉल्व करते हैं और इंडिया की फॉल्ट लाइन्स के साथ खेलने की कोशिश करते हैं। हाल ही में जब यूएस में इंडिया में अपना नेक्स्ट डिप्लोमेट भेजने के लिए डिबेट हुई, तो एक बार फिर उनके सेनेट में सीए एनआरसी का मुद्दा डिस्कस किया गया। खैर इसके बारे में जब डॉक्टर जयशंकर से पूछा गया तो उन्होंने अपने अंदाज में कहा कि वो यूएस को प्यार से समझा देंगे। अब यूएस को ये बात कितनी जल्दी समझ आती है और कितने प्यार से समझ में आती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल आप समझ सकते हैं कि आखिर यूएस इंडिया में एंटी वेस्टर्न सेंटिमेंट का सबसे बड़ा टारगेट क्यों बन जाता है। लेकिन फिलहाल इन इवेंट से आप समझ गए होंगे कि इंडिया यूएस का हिस्टोरिकल रिकॉर्ड और यूएस के प्रेजेंट एक्शंस इंडिया में एंटी वेस्टर्न सेंटिमेंट का सबसे बड़ा कारण क्यों बन गए हैं। दोस्तों इसके अलावा इंडिया में एंटी वेस्टर्न सेंटिमेंट के पनपने का एक तीसरा बड़ा कारण है वेस्टर्न मीडिया। अपने वैल्यू सिस्टम में ये वेस्टर्न सोसाइटीज और वेस्टर्न मीडिया भले ही बहुत आइडियल स्टैंडर्ड्स की बात करें, लेकिन जब बात इनको फॉलो करने की आती है तो यही लोग इनसे सबसे पहले बचकर निकलते हैं।
वेस्टर्न मीडिया जिस तरह अपनी कवरेज में इंडिया को ट्रीट करती है वो उनके हेट स्पीच और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का जीता जागता उदाहरण है। ये सभी वेस्टर्न मीडिया पब्लिकेशंस इंडिया से जुड़ी हेटफुल हेडलाइंस के थ्रू इंडिया की छवि को ठेस पहुंचाने की पुरजोर कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2014 में इंडिया के मार्स ऑर्बिटर मिशन ने अपने ऑर्बिट में सक्सेसफुली लैंड किया। इसी के साथ इंडिया मार्स पर पहुंचने वाली पहली एशियन कंट्री बना और ऐसा पहले अटेम्प्ट में कर दिखाने वाली दुनिया की पहली कंट्री बन गई जिसने ये मिशन नासा के मिशन की कॉस्ट के 1/10 बजट के साथ पूरा किया। इंडिया के इस अचीवमेंट को ठेस पहुंचाते हुए न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक कार्टून पब्लिश किया था। टाइटल था इंडियाज बजट मिशन टू मार्स। इसमें इंडिया की छवि को कैटल क्लास के रूप में दर्शाया गया जो सो कॉल्ड वेस्टर्न एलीट स्पेस क्लब से मदद मांग रहा था। इसमें हम देख सकते हैं कि यह कार्टून किस तरह वेस्ट की रेशियल प्रेजुडिस को साफ साफ दर्शाता है। उसी तरह कोरोना वायरस पैंडेमिक के दौरान अप्रैल 2021 में बीबीसी ने एक स्टोरी पब्लिश की जिसका टाइटल था इंडिया कोरोना वायरस राउंड द क्लॉक मास क्रमेशंस। इस रिपोर्ट में दिल्ली में हो रहे मास क्रमेशंस के दिल दहला देने वाली इमेजेस को डिस्प्ले किया गया। आगे कहा गया कि ये इमेजेस दिखाती हैं कि किस तरह इंडिया लगभग 2 लाख लोगों की डेथ के साथ कोरोना वायरस की चपेट में झुलस रहा है। बीबीसी या किसी अन्य पब्लिकेशन हाउस ने ना ये कहीं लिखा और ना कहीं दिखाया कि कैसे दुनिया के सबसे बड़े और सक्सेसफुल वैक्सीनेशन प्रोग्राम के साथ इंडिया ने वेस्ट की किसी भी कंट्री से कई गुना बेहतर तरीके से कोरोना वायरस से अपनी लड़ाई लड़ी। यहाँ सोचने वाली बात यह भी है कि जब यूएस, यूके और यूरोप में कोरोना वायरस की फर्स्ट वेव के दौरान लाखों लोग अपनी जान से हाथ धो रहे थे, उस समय कोई भी वेस्टर्न मीडिया ये नहीं दिखा रहा था कि कैसे उनकी गवर्नमेंट और सो कॉल्ड वेल डेवलप्ड हेल्थ केयर सिस्टम इस वायरस के आगे फेल हो रहे हैं। उसी तरह वेस्टर्न हिपोक्रेसी का एक और क्लासिक केस 2017 में देखने को मिला। असल में उस साल मैनहट्टन में एक ट्रक ड्राइवर के एक्सीडेंट से 8 लोगों की डेथ हो गई। इस एक्सीडेंट को न्यूयॉर्क टाइम्स के द्वारा एक डेडलीस्ट टेरर अटैक का लेबल दिया गया। लेकिन जब 2019 में पुलवामा में सीआरपीएफ के कॉन्वॉय पर जैश ए मोहम्मद ने एक ब्रूटल टेररिस्ट अटैक को अंजाम दिया तो उसको न्यूयॉर्क टाइम ने केवल एक एक्सप्लोजन कहकर डाउनप्ले करने की कोशिश की। दोस्तों, इंडिया की इमेज को चोट पहुंचाने के अलावा इन कंट्रीज में इंडियन डिप्लोमेट्स को डिप्लोमेटिक रेसिज्म का भी शिकार होना पड़ता है। ऐसा ही एक वेल नोन केस 2013 में हुआ जब न्यूयॉर्क में इंडियन डिप्लोमेट देवयानी खोब्रागडे को डिटेन किया गया। जब इंडिया ने डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी के इस वायलेशन के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया तो न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक एडिटोरियल पब्लिश किया। इसका टाइटल था इंडियाज मिसप्लेस्ड आउटरीच। इसमें उन्होंने अमेरिका के मोरल रूल्स के आगे इंडियन डिप्लोमेट की डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी को कुछ नहीं समझा। लेकिन जब एक अमेरिकन डिप्लोमेट ने केन्या में एक 6 मंथ प्रेग्नेंट विमेन के हस्बैंड और 3 बच्चों के फादर को मारा, उस समय यूएस डिप्लोमेट और उनकी फैमिली को यूएस एम्बेसी केन्या से वापस ले आई। इस केस में न्यूयॉर्क टाइम ने केन्यन लॉस को ओबे करने के लिए कोई एडिटोरियल पब्लिश नहीं किया। तो दोस्तों, इस एनालिसिस से हम समझ सकते हैं कि आखिर इंडिया की आम पब्लिक के बीच हमें एंटी वेस्टर्न सेंटिमेंट्स क्यों देखने को मिलते हैं। वेस्टर्न कंट्रीज की टिपिकल हिपोक्रेसी ही उसको इंडियंस के हेट्रेड का पात्र बनाती है। इंटरनेशनल रिलेशंस में एक कहावत है, यहाँ कोई भी किसी का परमानेंट फ्रेंड या एनिमी नहीं होता, सब कुछ सेल्फिश इंटरेस्ट और सेल्फ हेल्प की बदौलत चलता है। लेकिन शायद ये प्रिंसिपल भी अपने आप में एक लिमिट कैरी करता है और इंडिया के अगेंस्ट वेस्टर्न कंट्रीज का ये हेट्रेड कभी कभी उन सभी लिमिट्स को पार कर देता है। खैर, आज जैसे जैसे इंडिया ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर अपना वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश कर रहा है, इंडिया दुनिया के लिए एक डिजायरेबल एसेट बन चुका है और इसीलिए इन कंट्रीज का हेट्रेड पहले के मुकाबले काफी शुगर कोट होता नजर आया है। लेकिन जैसा कि डॉक्टर जयशंकर कहते हैं, शब्दों को शुगर कोट करके या डिप्लोमेटिक लैंग्वेज का यूज करके वो इंडिया को बेवकूफ नहीं बना सकते हैं। इंडिया अपने फ्रेंड्स और राइवल्स को अच्छी तरह पहचानता है और उसको अपने लोगों के इंटरेस्ट में काम करना आता है। इसीलिए वेस्टर्न कंट्रीज को चाहिए कि वो अपनी लिबरल वैल्यूज को सही मायने में एंडोर्स करते हुए उन पर चलने की कोशिश करें और उसी रास्ते पर चलते हुए एक रूल बेस्ड, लिबरल और मल्टीपोलर वर्ल्ड को एक्सेप्ट करें। और इसी उम्मीद के साथ दोस्तों, आज के वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं। और जैसा हमने वीडियो के पहले भाग में बताया कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के लिहाज से काफी ज्यादा है और इसी इंपॉर्टेंस को देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। एंड द क्वेश्चन इज, coloniality and modernity are the two sides of the same coin. Discuss and substantiate with examples. And with this question, my friends, that's it for the video. I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।